प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है सर खालिस्तान और कनाडा और पंजाब और राजनीति और जो भी ये हो रहा है कि एक कनाडा जैसे बड़े देश के जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के राहुल गांधी आज की डेट में कहे जा रहे हैं, तो वो उतर के ये कहते हैं अपने पार्लियामेंट में कि एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं, कंक्रीट प्रूफ नहीं है, और उसपे वो भारत पे आरोप लगा देते हैं कि भारत की एजेंट्स जो हैं, हमें ऐसी खबर मिली है कि वो ऐसा शायद किया है उन्होंने कि उनके यहाँ पे कोई निज्जर जी थे, उनकी हत्या कर दी थी। और वो नोन खालिस्तानी थे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो और उसके बाद जो है उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की कि भारत से उनके संबंध कैसे रहेंगे। तो एक उन्होंने अपनी तरफ से चलती हुई धारा में कुछ ना कुछ लेकुना लगा दिया है। तो सर आपसे पूछना चाह रहा था, ये खालिस्तान कनाडा में इतना प्रचलित है, प्रचारित है, किसी और देश में नहीं है। हमारे सिख भाई बहुत सारे देशों में जाते हैं, आज से नहीं पता नहीं कब से जा रहे हैं, पर अकेला कनाडा ही क्यों इतना उर्वर भूमि है खालिस्तान के लिए, और पंजाब से इसका क्या जुड़ाव है, मतलब है क्या ये चक्कर? नहीं देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एकमात्र कनाडा ही खालिस्तान के लिए उर्वर भूमि है। खालिस्तानी तत्व यूरोप के तकरीबन सभी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सब जगह बराबर उत्पात मचाते रहे। परंतु इनका इनकी प्रासंगिकता कनाडा में कुछ ज्यादा हो गई है। उसका एक कारण है, सबसे पहले तो कनाडा में ट्रूडो जैसा एक धुलमुल है, अक्षम नेता बैठ गया है। ये ही इज अनदर पप्पू है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये भी सेकंड जनरेशन लकी स्पर्म है। इसके पिताजी जो है पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पियरे ट्रूडो। तो जैसे हिंदुस्तान में है ना कि लकी स्पर्म जो है बाप की राजनीतिक विरासत संभाल लेते हैं, तेजस्वी यादव जैसे या पप्पू गांधी जैसे, या और हमारे देश में तो करीब 50 ठो हैं ऐसे। तो ही अनदर सेकंड जनरेशन पप्पू। और इसकी जो नीतियां है ना वो बड़ी ढुलमुल रही हैं। मेजोरिटी इसके पास है नहीं, तो ये खालिस्तानियों के समर्थन से सरकार चला रहा है। और आने वाले समय में भी चुनाव, और इसकी इस वक्त की आज की जो लोकप्रियता है, जो इसकी जो वो रेटिंग होती है, वो शायद वीकली निकालते हैं, और ये आज तक की रिकॉर्ड लो है। जो इसके साथ इसकी जो बेइज्जती हुई है G20 में, और उसका कनाडा की जनता ने बहुत बुरा माना है। तो सर बात यह ना कि इसको खालिस्तानियों के समर्थन से वर्तमान सरकार चलानी है, और नया चुनाव भी ये उन्हीं के समर्थन से लड़ने, जीतना तो कर आगे देखा जाएगा, अगला जो चुनाव है उसको इन्हीं खालिस्तानियों के समर्थन से लड़ना है। तो सब ये अपीजमेंट कर रहा है खुल के खालिस्तानियों का। और जब से ये अपनी भद्द पिटवा के G20 में गया ना, तो इसको उनसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई सेंसेशनल एक बयान, एक मुद्दा इसको चाहिए था, जो कि इसको ये हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार पे एक ब्लेम लगाने का इसने ये गेम खेल दिया है। हालांकि खुद कनाडा की ही जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, वो इसके ऊपर बिल पड़ी हैं कि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी तथ्य के, हैं, और आपने अपने कनाडा की जनता को विश्वास में लिए बिना आपने ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे और हमारे फिर राष्ट्रीय संसद में उठा दिया। तो खुद वहां की जनता सवाल कर रही है कि कहीं ये कोई इलेक्शन गिमिक तो नहीं है तुम्हारा। तो सब एक तो ये कारण है। दूसरा क्या है कि पिछले 10 एक सालों में ना कनाडा में पंजाबी, खासतौर पे सिख आप्रवासियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, और वहां पर इनके घेटोज तैयार हो गए हैं, और ये भी भेड़ चाल की तरह, भेड़ की तरह वोट देते हैं, झुंड के झुंड।
तो सर अच्छा, कनाडा क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बेशक एक विशाल देश है, पर जनसंख्या तो बहुत कम है। तो जैसे हमारे यहाँ गोवा में या उत्तराखंड में छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसी में जहां बहुत कम लोग हैं वोटर, तो वहां पे अगर 1-1,500 2,000 वोट एक मुश्त मिल जाए ना, तो सीट निकल जाती है। डेमोक्रेसी का तो एक ये है कि जहां मात्र 10 20 30 हजार वोटर हैं एक कंस्टिट्यूंसी में, तो वहां पर अगर आपको 2,500 3,000 वोट एक मुश्त मिल जाए किसी एक वर्ग का है, तो 5-10 सीट एक्स्ट्रा निकल आती। सर सेम कंडीशन कनाडा में है, और वहां पे ये खालिस्तानी एलिमेंट जो है एक मुश्त वोट देता है, देगा। उस वोट को वू करने के लिए, और इलेक्शन अभी सिर पे है, तो सर ये उस वोट का तुष्टीकरण, उस वोट को लेने के लिए अगले चुनाव में ये ट्रूडो का प्रयास है जी। ये मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आप अक्सर ये कहते रहते हैं कि पंजाब से एक बड़ी जनसंख्या जो है वो कनाडा मूव कर रही है, करती है और करती चली आ रही है, और जो अभी की कंडीशन है उसमें ये भी है कि करती रहेगी। और बहुत पंजाब के आजकल के बच्चे जो है वो पूर्ण रूप से उनका यही है कि 12वीं के बाद उनको निकल जाना है, जो बैंड्स हैं आईएलटीएस वगैरह देके। और उसमें आपने बहुत सारी कहानियां ऐसी दर्दनाक भी बताई हैं जिसमें कि परिवार क्या क्या कर रहे हैं सिर्फ एक मानसिकता के चलते कि बच्चों को कनाडा लेके जाना है। पहले तो जो लोग जाते थे वो पैसे भी भेजते थे, पर अब वो क्या है कि अपने ही माँ बाप को सबको और चलते यहाँ पे बिजनेसेस को भी बंद करके वो लोग अपनी जमीनें बेच के कनाडा जा रहे हैं। तो ये जो जनसंख्या वहां मूव कर रही है, तो ये वहां पे ये वहां की वोट बैंक कैसे बन जाती है सर? मतलब एक वहां पे किस प्रकार से जो है उनको, क्या वहां पे पूरा एक तंत्र है जो इनको साध लेता है और इनको वोट बैंक में कन्वर्ट कर देता है? नहीं देखिए, एक तो ना कनाडा की एक कंपल्शन ये है कि एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है जो कि पूरा का पूरा खाली पड़ा है, जनसंख्या उनके पास अपनी है नहीं। हम्म। और कुछ ये बड़ा वोक किस्म का कंट्री है कनाडा हम्म। जो है ना, ये हम्म। लिबरल, वामपंथी और वोक, भयंकर जो है फेमिनिस्ट कंट्री, वो एकदम कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये जो वोक लोग होते हैं ना सर, ये तो परिवार में और परिवार बनाने में बढ़ाने में विश्वास करते नहीं है। वो शादी नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो इनकी अपनी जनसंख्या तो बढ़ नहीं रही। और इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि लोग ही नहीं है। इतने बड़े देश में मतलब 3 से ज्यादा भारत बनते हैं। और जनसंख्या कुल होगी दिल्ली, एनसीआर भी नहीं, एनसीआर तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा हमारा। कुल मिला के दिल्ली मान लीजिए 2.5-3 करोड़, है ना। तो सर आप कल्पना कीजिए कि 3 हिंदुस्तान हो, और रहने खाने सोने उठने बैठने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सिर्फ दिल्ली हो हमारे देश में, दिल्ली जितनी जनसंख्या हो, तो क्या होगा? बियाबान सुनसान ही तो देश पड़ा रहेगा। तो ये हाल है कनाडा जी। की। तो कनाडा को स्किल्ड लोग चाहिए जो आए और कनाडा में बसें, यहाँ पे बियाबान उजाड़ जो कनाडा पड़ा हुआ है उसको बसाएं, वहां पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। सर आज इंडिया का सबसे बड़ा डिविडेंड क्या है कि वी हैव 140 करोड़ पीपल, 1.5 अरब लोग हैं, इतना जिसमें से बड़ा ज्यादातर मार्केट युवा है। है, जिसमें से और ज्यादातर युवा हैं जो, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड ऑल्सो तो सर वी जो आर द इकोनॉमी जो खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, खुद कंज्यूम भी हाँ करती है। तो वी आर द कंज्यूम भी लार्जेस्ट करती प्रोड्यूसर्स एंड द है, यस, कंज्यूमर्स बोथ। हाँ सो वी आर, यू नीड हाँ ये बोथ। सबसे बड़ी बात है। तो हम्म। सर वो जो जनसंख्या का डिविडेंड है ना, वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कंट्रीज के पास नहीं है। तो इनको हम्म। जनसंख्या चाहिए, इसलिए ये बड़े खुले हृदय से दुनिया भर के लोगों को जो कि स्किल्ड हो यहाँ हम्म। आके काम करें, मेहनत करें, और इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ हो,
इसलिए कनाडा भरसक कोशिश करता है कि हमारे जो जो बड़े बड़े शहर हैं ना, उनसे दूर नए एरियाज में जो नए लोगों को पीआर देता है, तो वो नए एरियाज बता रहा है कि भैया नया कनाडा बनाओ। यस। कनाडा को तो पूरी दुनिया से लोग चाहिए, इसलिए कनाडा तो मुक्त हृदय से, खुले हाथों से लोगों को इनवाइट कर रहा है। और इंडिया में पंजाबी कम्युनिटी जो है पूरी बहुत तेजी से कनाडा की तरफ माइग्रेट कर रही है। सर, ये पंजाब में जो माइग्रेशन है ये कोई नया नहीं है, ये आज से 40, 50, 60 साल पहले ही शुरू हो गया था। पर तब के माइग्रेशन में और आज की माइग्रेशन में एक अंतर आया है। पहले लोग यहाँ से जाते थे, परिवार यहीं रहते थे, वहां जाते थे, वहां मेहनत करते थे, पैसा कमा के इंडिया में भेजते थे, पहले पूंजी वहां से यहाँ आती थी। अब जो कनाडा लोग जा रहे हैं वो यहाँ से सब कुछ बेच बाच के पूरा परिवार, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी तक को लेकर जा रहे हैं। आज इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां जाता है तो बाप जो है पहले तो 1, 1.5, 2 एकड़ जमीन बेचता है, जमीन गिरवी रखता है, कर्जा लेता है, गहना बेचता है। उसके बाद वो जब कनाडा पहुंच जाता है बच्चा, तो वहां पीआर लेता है और उसके बाद पूरे परिवार को वहां बुला लेता है। तो पहले पैसा कनाडा अमेरिका से इंडिया आता था, अब पैसा इंडिया से कनाडा जा रहा है। और आज कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया भर के आते हैं। उसमें से जो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आता है दुनिया भर से, उसमें से 40% अकेले हिंदुस्तान से है और उसका मेजर पोर्शन पंजाब से है। और एक ये आंकड़ा है, ये आधिकारिक आंकड़ा है। और अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें एक अनुमान लगाया कि लगभग 2.25 लाख स्टूडेंट पंजाब से पिछले शैक्षणिक सत्र में कनाडा गया है, जबकि 2 साल कोविड की वजह से ये डिस्टर्ब रहा है, नहीं तो ये संख्या और ज्यादा होती। मतलब कैनेडियन एम्बेसी में एक बहुत बड़ा बैकलॉग है, 3 साल से लोगों की वीजा एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं। उस बैकलॉग को क्लियर करते करते भी 2.25 लाख गए हैं। और एक बच्चे का एवरेज जो रेवेन्यू वो कनाडा गवर्नमेंट को दे रहा है वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए है। तो 2.25 लाख लोगों का 25 लाख रुपए से गुणा कर लीजिए, कितना ह्यूज रेवेन्यू कनाडा इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट से कमा रहा है ना सर? ये तो मतलब हजारों करोड़ की आमदनी हो गई पर ईयर। ये इट्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। इसके अलावा अच्छा, ये वो पैसा है जो भारत से कनाडा जा रहा है। तो certainly India is not very happy with the situation. The government of India is not very happy, है ना? और दूसरी बात है भाई, हमारी प्रोडक्टिव जो एक पॉपुलेशन है ना, ये हमारी यंग पॉपुलेशन, और पंजाब जैसे इंडस्ट्रियस स्टेट, मेहनत कश एंटरप्राइजिंग स्टेट के बच्चे पंजाब को उजाड़ के, पंजाब को बेच के कनाडा में जाके बस रहे हैं। तो कनाडा इज वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर अस, फॉर द इंडियंस। तो सर मैं इसमें ना वापस से एक, चूंकि आपने ये बात कही और थोड़ा सा मैं इसको खालिस्तान से भी कनेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो इकोनॉमी है, तो जैसे बच्चे ये जो बेच के जा रहे हैं या यहाँ पे घर अपना परिवार जो भी है 20-25 लाख रुपए, फिर वो कनेडियन गवर्नमेंट को या वहाँ के कॉलेजेस को दे रहे हैं, फिर वो वहां जब पहुंचते होंगे तो भी वहाँ जो काम कर रहे होंगे या इनकम जनरेट करेंगे, भाई वो वहां पहुंचते होंगे तो अपनी कम्युनिटी के आसपास रहते होंगे, या वहां पे शायद उनके सपोर्ट ग्रुप्स होंगे, या यहाँ से अगर आदमी जा रहा है कहीं पे तो वहां पे जो उनके जान पहचान के लोग हैं उन्हीं के आसपास रहते होंगे या उन्हीं की मदद से वहां पर अपना जीवन यापन तलाशते होंगे। तो और क्या जैसे एक बीच में एजेंट्स नहीं होते हैं कि अगर किसी सरकार या किसी जगह को लोग चाहिए, उनका पैसा चाहिए, तो बीच में उन्होंने बहुत सारे दलाल भी लगा रखे होंगे।
तो क्या ये खालिस्तानी जो है ये इस प्रकार की दलाली भी कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पे एक माहौल बना रहे हैं कि यहाँ से लोगों को हम लेके जाएं और उनका पूरा इकोनॉमी लेके जाएं, और वहां पे उनकी कनाडा गवर्नमेंट को ना सिर्फ वोट के रूप में बल्कि एक अच्छी खासी इकोनॉमी भी वो अवेलेबल करा रहे हैं? क्या ऐसा भी है? इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट इन खालिस्तानियों को समर्थन दे रही है। और इनके लिए ये जो मुद्दा है खालिस्तान, तो ये एक तो इमेजिनरी मुद्दा है। इसका जमीन पे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कभी खालिस्तान भारत में तो बना नहीं पाएंगे, कभी पाकिस्तान में भी नहीं बना पाएंगे। पर इस मुद्दे को जिंदा रख के ही क्या ये लोग ये पूरी इकोनॉमी इस तरीके की जो आप कह रहे हैं वो चला रहे हैं? बिकॉज आई थिंक खालिस्तान का मुद्दा बिना पैसे के तो चल नहीं रहा, या पैसे के लिए ही चल रहा है, ऐसा है? सर ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, कनाडा में कुछ लोग ऐसे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, हम्म, जिन्होंने एक भावनात्मक मुद्दा है जिसको वो गर्म रखते हैं और वो सिर्फ अपनी पर्सनल फंड रेजिंग करते हैं। लोग, हम्म, इन्होंने एक तो सबने, ये जितने बड़े लीडर थे इन्होंने सबने अपने गुरुद्वारे बना अपने निजी, हम्म, जिसकी गुल्लक पे इनका कब्जा है। इन्होंने हम्म, एनजीओ बना रखी हैं और भारत, वो जैसे वो इनका एक जो ये खालिस्तानी, इसको भी इन्होंने एक जिहाद का स्वरूप दे दिया है। हम्म, तो उस खालिस्तानी जिहाद के घड़े को गर्म रखने के लिए फंड रेजिंग करते हैं, और जो कि लाखों डॉलर महीना होती है, और ऐश कर रहे हम्म, हैं। अच्छा, इनका जो इस खालिस्तानी रेडिकलाइजेशन और ये रिक्रूटमेंट का तरीका बड़ा अनोखा है। पहले इसको समझने की जरूरत है। क्या होता है कि बताएं सर जब प्लीज। कनाडा, जब बच्चा यहाँ पे कनाडा जाता है ना, तो एक तो उसको सब्ज बाग ऐसे दिखाए जाते हैं सब, कि बस बस ज्यो, आपको मालूम है जैसे ही कनाडा का वीजा आता है तो यहाँ पंजाब में बड़ा भारी सेलिब्रेशन होता है, और जैसे वो दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी लग गई। अब साडा मुंडा कनेडे जाऊगा, उत्थे दा रेजिडेंट हो जाऊगा, ਹੁਣ ਸਾਡੀ गरीबी दूर हो जानी। एक तो सर सबसे बड़ी विडंबना है ना कि इतने संपन्न लोग भी जब खुद दिमागी रूप से गरीब होते हैं ना, खुद को गरीब मानने लगे, मतलब करोड़पति अरब आदमी भी जब खुद को गरीब मानने लगे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मिल सकती है। पंजाब की सबसे बड़ी स्थिति है कि बेहद संपन्न आदमी भी दिल दिमाग से खुद को गरीब मानता है, और एक अपने देश का ए क्लास, ए ग्रेड सिटीजन, अपर मिडिल क्लास का आदमी वहां जाके गले में तख्ती लगा के बैठा है कि विल वर्क फॉर फूड, और गुमान यह है कि हम बेहतर जिंदगी की तलाश में पंजाब छोड़कर कनाडा जा रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह कि यहाँ का अपर मिडिल क्लास और संपन्न आदमी वहां जाके हैंड टू माउथ हो जाता है और कहता है कि मैं बेहतर जिंदगी की तलाश में आया हूं। आगे सुनिए। तो सब जब वहां जाते हैं तो वहां पे एक अजीब सा देश मिलता है इनको। मौसम पता लगा -40 डिग्री टेम्परेचर है, कोई किसी से बात नहीं कर सकता, अपना काम सारा खुद करना है, न रहने की जगह, न खाने की जगह, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। आज शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी, मतलब भूखे मरने की एक तो नौबत है। मतलब बेहद डिप्रेसिंग माहौल, कोई किसी को हेलो बोलने वाला नहीं। और सर हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तान कितना लाइवली देश है भारत, हे भगवान, 200 से ज्यादा पर्व उत्सव है, सारी दुनिया हमारे जैसे सारा दिन हा ही करने वाले यार दोस्त मित्र परिवार रिश्तेदार है। पर वहां एकदम निपट अकेला, डिप्रेशन, 15 दिन से सूरज नहीं निकला, 1 महीने से। सर क्या माहौल होता होगा। तो ऐसे में सर बच्चे चले जाते हैं डिप्रेशन, होम सिक हो जाते हैं, तो और सर मेरा एक भूखे दोस्त भी है, मर रहे होते हैं। कनाडा में सेटल्ड है। मेरा एक दोस्त है, हाँ, बिहार का है, वैसे तो बंगाली हैं, मिस्टर मुखर्जी हैं। तो खैर बिहार की भी एक त्रासदी है कि वहाँ का जो भी बच्चा थोड़ा बाहर निकलता है ठीक ठाक होता है तो उसका पहला संघर्ष यही होता है कि उसको बाहर बसना है, बिहार के अलावा कहीं ढूंढ हाँ, लेता है। तो खैर वो किसी से हाँ, शाश्कटन कनाडा में जाके बस गया है, तो उससे एक दो बार कभी बात हुई तो बताता कि 7 दिन का खाना एक साथ बनाते हैं और हाँ, फ्रिज में ये रखा तो है। रहता है। ये है ना कि खाना एक हाँ, साथ बन हाँ, जाता है, दाल वाल जो भी बनती है जो मिल लिया, और उसको फ्रिज में रख के फिर गर्म करके खाते हैं। और खाते समहाउ रहते हैं। ये अपना कल्चर जिंदा करने की कोशिश करते हैं कि मिल लिए जुल लिए, कभी डांस प्रोग्राम कर लिया, कभी कुछ कर लिया। हाँ, और अभी वहां पर तो ये भी अब जैसे ये हो रहा है कि हिंदुओं पे अटैक करने की जो बातें चल रही हैं,
कि अब तो पन्नू, क्या नाम है उसका, वो 2 कौड़ी का। हाँ हाँ, गुरपतवंत सिंह पन्नू। हाँ, गुरपतवंत सिंह पन्नू, मतलब वो पाकिस्तानी लाल टोपी जो जैद हामिद है ना, कुछ वैसी उसकी हरकतें हैं। तो सर ये लोग बड़े अच्छे कॉमेडियन वो, थे। तो मैं अपनी हाँ, बात दो को दो मिनट के कंप्लीट कर वीडियो दूं। निकाल। हाँ, हाँ प्लीज। तो मैं तो कह रहा था वो, बहुत ही बियाबान जगह है, इसमें डाउट नहीं है जी। तो इस भयंकर डिप्रेशन और होम सिकनेस वाली फीलिंग में जब ये गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग ऐसे घाघ हैं कि वो देख के ही पहचान जाते हैं कि एक डिप्रेस्ड आत्मा आ गई। तो वो सबसे पहले अपना कंधा आगे कर देते कि बेटा इस पे सिर रख के थोड़ी देर रो लो, है ना। तो उसके बाद भाई बढ़िया खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है, और तो फिर वो बच्चा रेगुलर गुरुद्वारे में जाने लगता है। तो ऐसे लोग वहां हैं। अब आपको एक आदमी दोनों टाइम खाना खिला रहा है, थोड़ा एंटरटेन भी कर रहा है, थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा है, थोड़ा प्यार भी दे रहा है, आपका थोड़ा सा डिप्रेशन भी दूर कर रहा है, लोनलीनेस भी दूर कर रहा है, तो चलो एटलीस्ट समबडी इज देयर हु इज टॉकिंग टू यू। नहीं तो वहां तो कोई हेलो तक नहीं बोलता है। ठीक। तो सर ऐसे में फिर उस आदमी का इन्फ्लुएंस तो आपके ऊपर हो जाएगा, और उस आदमी का जीवन में एकमात्र उद्देश्य है आपको रेडिकलाइज करना। फिर वो आपको सिखों के उत्पीड़न की ऐसी काल्पनिक कहानियां सुनाता है ना, कि हम तो मूल निवासियों द्वारा उत्पीड़ित लोग हैं। तो सर वो बच्चा जो है ना, सबसे पहले तो वो बाल बढ़ाता है और दाढ़ी बढ़ाता है वहां पे, है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि यहाँ पे जो है जिन्होंने केश कटा रखे थे, वहां जाते ही जो है वो सबसे पहले जो है रेडिकलाइज हुए। और सर फिर जरा सी कोई बात होती है तो वो खालिस्तान का प्लेकार्ड लेके वहां पे परेड में खड़ा हो जाता है। तो ये वहां के रेडिकलाइजेशन का जो सबसे बड़ा मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है। तो सर ये तो मस्त एमएलए में इसलिए स्कीम चल रही है कि पहले जिसको हाँ लिया है अब उसकी हाँ जिम्मेदारी के हाँ अगले 5 और लेके आओ, हाँ फिर हाँ, वो 5 5 और और लेके लेके आओ। आओ। तो इसी तरीके तो से शायद ये 2-2 लाख 3-3 लाख लोग जा रहे हैं जी एक साल दर साल। जी 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 और शायद इसमें ये मिशनरियों की भी बड़ी भूमिका है, जो यहाँ से कन्वर्जन करके भी लेके जा रहे हैं वीजा के नाम पे, मतलब कन्वर्ट करा लेते हैं, वो भी लेके जाते हैं। नहीं, वो तो देखिए वो ऐसे वो एक आरोप अलग लग रहे कहानी हैं है। कि लोग वीजा के लिए भी कन्वर्टर है, वो एक अलग कहानी है। वो और एक अलग कहानी फिलहाल है, तो ठीक जो हिंदुस्तान का आम बच्चा जो है ना, आम पंजाबी जो है, वहां जाके जाते ही महीने 2 महीने 3 महीने में रेडिकलाइज हो जाता है और खालिस्तान का प्लेकार्ड उठा लेता है। है, ठीक है। चाहे वो मतलब उनको एक खुश करने के लिए ही उठाता हो, चाहे वो उनको दिखाने के लिए उठाता हो, चाहे वो अंदर से तो भी मतलब एक रेडिकलाइज ना हो। कनाडा में एक ब्लैक होल है, एक जगह है, हाँ खालिस्तान जी, नाम का ब्लैक होल, जो सक कर लेता है। और एक हाँ, मॉडस ऑपरेंडी वो चल सब रही कर है, और लेते हैं। वो सक कर लेता है। अच्छा। सही अब है। अब ये जो इंडिया कनाडा के रिलेशंस पिछले कुछ दिनों में खराब हुए हैं, इसको लेके पंजाबी कम्युनिटी जो, नॉट मैं सिर्फ सिख नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग हम्म सिख, हम्म द हम्म पंजाबी, एनीबडी हु इज लिविंग इन पंजाब एंड हु एस्पायर्स टू गो टू कनाडा, हु एस्पायर्स हम्म टू बी ए परमानेंट रेजिडेंट देयर, दे आर वेरी हम्म एप्रीहेंसिव अबाउट दीज डेवलपमेंट। उनको लगता है कि हम्म हमारा वीजा कहीं डिले ना हो जाए, हमारी पीआर कहीं डिले ना हो जाए। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन इसी तरह बिगड़ते रहे तो पता लगा कि कनाडा हमको वीजा देना बंद न कर दे पंजाबियों को या इंडियंस को, हम्म है। तो हालांकि आज ही ट्रूडो साहब ने कुछ प्ले डाउन करने की कोशिश की है। उनका एक और हम्म ट्वीट आया हम्म कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मंशा ऐसी नहीं थी, मैं कोई मामले को एस्केलेट नहीं करना चाहता, मैं तो कोई खाली भारत सरकार के संज्ञान में ये बात लेके आना चाहता हूँ। तुरंत जो है वो कल तक जो है आग मूत रहे थे, फिर वो पतला छेड़ने लग गए ट्रूडो सर साहब। गनीमत है ये नहीं कहे कि मेरी बातों को मैंने ही तोड़ मरोड़ के पेश किया था। तो सर, पर पंजाबीज जी। आर वेरी एप्रीहेंसिव। यहाँ पे बड़ी हम्म बेचैनी देखने में आ रही है। और मेरी आज हम्म एक जो स्टूडेंट कंसल्टेंट है जो वीजा इत्यादि दिलाते हैं, उनसे बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि नहीं, पेरेंट्स के बहुत ज्यादा एंशियस पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, या जिनकी फाइलें लगी हुई हैं उनके फोन आ रहे हैं कि सर क्या होगा, हमारा वीजा में लग जाएगा ना, कहीं डिले तो नहीं हो जाएगा ना। तो क्या है कि यहाँ पे सर लोग जो है एक ना कर्जा ले लेते हैं, बीस मैं पच्चीस एक लाख जिसने इसी इसी कर्जा पे ले रखा है, हम्म तो उसको मैं दो इसी पे एक परसेंट सवाल ब्याज पूछना देना है। चाहता हूँ सर। ये हाँ, बच्चे जो जा रहे हैं स्टूडेंट बन के, लाखों रुपया खर्च करके, तो वहां क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उस डिग्री की क्या अहमियत है?
ये क्या स्टूडेंट स्कैम चल रहा है, मतलब ये सर भी जानना चाहता हूँ मैं सर। सर हाँ। सर मेरी बात सुनो। एक तो जब भी कोई पंजाबी पढ़ने हम्म। लिखने की बात करता है ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और मैंने कहा यार किसी और को बेवकूफ बनाना। हम्म। और कनाडा को भी पता है ये यहाँ आके कितना पढ़ते हैं, ये भी बात जान लो है। पर सर बात ये ना कि पढ़ाई के नाम पे ही तो करोड़ों रुपए की फीस वसूली जा रही है। हम्म। पर एक सेमेस्टर की फीस मान लीजिए 10 लाख रुपए है। अरे बाप रे। एक सेमेस्टर की फीस 10 लाख रुपए है, और लगभग 10 ही लाख रुपया रहने खाने की खर्चा है एक सेमेस्टर का। तो फीस देगा और आगे फीस देने के लिए हमारे यहाँ काम करेगा, हमारी जीडीपी में हाथ बटाएगा, और जो कमाएगा वो भी हम ही को देगा। क्यों? तो अगले 5-6 साल तक जो है वो उसी चक्की में पिसता रहेगा, कमाता रहेगा, हमको देता रहेगा। 5-6 साल बाद देखेंगे इसको पीआर देनी है कि नहीं देनी है। अच्छा, ऐसा भी है ना? कि पीआर देते हाँ देते भी हाँ रुलाते हैं। कुछ कुछ दिन हाँ हाँ पहले हाँ, शायद आप पूरा। ही अरे के वीडियो में पता चला था कि कई लोग को वापस किया गया है। वो 150-200 700 बच्चों को स्टूडेंट्स वापस का कर। एक 700 हम्म। स्टूडेंट्स के डिपोर्टेशन की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि उनका जो ऑफर लेटर जिस कॉलेज ने दिया था वो ऑफर लेटर फर्जी था। और पंजाब अरे के वाह। जालंधर के एक कंसल्टेंट ने उस फर्जी ऑफर लेटर पे 700 बच्चों को स्टूडेंट वीजा दिला के कनाडा भेज दिया। बच्चे वहां पढ़ लिख लिए, पीआर जब अप्लाई किए 5 साल बाद तब पता लगा कि है ऑफर लेटर तो तुम्हारा फर्जी था, इस आधार पे तुमको पीआर नहीं देंगे, अब चलो वापस इंडिया जाओ। डिग्री पांच तो दी साल होगी बाद कि वो भी कैनेडियन फर्जी थी? गवर्नमेंट को होश आया। डिग्री तो फर्जी थी या डिग्री भी? नहीं नहीं, डिग्री ओरिजिनल थी, पर जिस हम्म। जिस ऑफर लेटर के आधार पे तुम कनाडा आए थे वो, इसलिए तुमने एक फर्जीवाड़ा कर रखा है, इसलिए अब वापस इंडिया जाओ चलो। क्या बात है 700 भाई, बच्चों पे वाह। डिपोर्टेशन की तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे ऐसे सब सैकड़ों फ्रॉड, और सर हाउसिंग फ्रॉड इतने है। मतलब ये इस लेवल का जो फ्रॉड हो रहा है, इसको इसकी मतलब ये इस लेवल का स्कैम है, इसको इन बातों को सही तरीके से रखने वाला या कहीं ये मेन स्ट्रीम में सुनाई नहीं देता, पता नहीं चलता। तो ये क्या अजीब सा एक माहौल है जहां पे इतना बड़ा झूठ लोग जी रहे हैं। क्या वहां के लोग भी जो वहां पहुंचते हैं, कनाडा पहुंचते हैं, वो भी इस झूठ को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या, या बताते नहीं है कि अरे भाई मत आओ यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ चल रहा सब सबको पता है वहां पे क्या चल रहा है। वहां बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहां बच्चों के पास रहने खाने का जुगाड़ नहीं है। वहां बेटियां, लड़कियां किराया नहीं दे पा रही हैं, इसलिए मकान मालिकों द्वारा एक्सप्लॉइट हो रही हैं। देह शोषण हो रहा है कि चलो तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो हमारे पास आ जाओ, थोड़ी सी हमारी सेवा कर देना, थोड़ा सा हमारे घर में काम कर देना। कहने का मतलब मुफ्त की नौकरानी मिल जाती है, जो कि शाम को देह शोषण भी करवा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसको रहने खाने की जगह दे दी है। सर ये एक अंदर अंदर चलने वाला एक बहुत बड़ी विडंबना है, और पंजाब का हर पेरेंट जानता है कि ऐसा हो रहा है, इसके बावजूद भेज रहे हैं अपने बच्चों को। पीछे एक धर्म गुरु है यहाँ पे, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि ए पंजाबियों प्लीज अपने बच्चों को 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के भेजो, क्योंकि वहां पे बच्चों को काम नहीं मिल रहा है, वो अपनी सेमेस्टर की फीस, और भाई एक सेमेस्टर की फीस तो पेरेंट यहाँ पे पहले वाले की तो दे के भेजता है, उसके बाद एक्सपेक्ट करता है, वहां सिस्टम है कि अगले सेमेस्टर की फीस वहां तुम काम करोगे और उससे अपनी फीस भी दोगे अगले सेमेस्टर की, प्लस वहां रहने खाने का खर्चा भी निकालोगे, प्लस जो हमने यहाँ कर्जा ले रखा उसका ज्यादा कुछ नहीं तो ब्याज चुकाने लायक पैसे घर भी भेजोगे। और ये सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था, पर इधर पिछले कोविड के बाद से जब ये भयानक रिसेशन आया है, तब से ये पूरा सर्कल जो है ना, वो जो टोपी घूम रही थी वो बंद हो गई है घूमनी। तो सर बच्चों के वहां किराया देने के लिए, और किराए दुगने तिगने हो गए, राशन दुगना तिगना महंगा हो गया, तो खाना तो गुरुद्वारे में खा लेता है, रहेगा कहाँ? रहने के लिए तो कमरा चाहिए ना। गुरुद्वारा कहता है खाना हम तुमको बेटा खिला देंगे, और रहने का जुगाड़ अपना कर लो। अब कहाँ रहेगा? जो लड़कियों को तो रहने का जुगाड़ मिल गया, है। हम्म।
विल स्लीप फॉर रेंट, है ना, विल वर्क फॉर फूड होता था ना, विल स्लीप विद यू फॉर रेंट, ये चल रहा है वहां, सब पेरेंट्स को पता है। तो एक हमारे यहाँ के कथावाचक हैं पंजाब में, उन्होंने हाथ जोड़ के अपील की कि अपने बच्चों को कम से कम 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के भेजो, वहां कम से कम खाना तो खा लेंगे। सर ये दशा है, सभी पेरेंट्स को पता है, इसके बावजूद भेज रहे हैं। सबको पता है कि बच्चे वहां भूखे मर रहे हैं, पर सबको अरे सब ठीक हो जाएगा, अरे सारी दुनिया आखिर सब कुछ करने के बाद रह तो कनाडा में ही रही है ना, जैसे सब रह रहे हैं तुम भी रह लेना, ये चल रहा है। तो मुझे लग रहा है सर, जैसा आपने इतनी जानकारी दी, इतनी गूढ़ जानकारियां दी, और पूरा राजनीति, खालिस्तान, जो एक जिंदगी है पंजाब की भी थोड़ी बहुत स्थिति, वहाँ के लोगों की जो आपने जानकारी दी, तो ये तो घूम फिर के सारे अगर डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो अंत में बात यही लगती है कि कनाडा बनेगा खालिस्तान। सर नॉट कनाडा बनेगा खालिस्तान नहीं, कनाडा बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान बन रहा है वेनेजुएला। सर पाकिस्तान बन रहा है वेनेजुएला, और कनाडा बनने की राह। सर देखिए, अगर आप अपने यहाँ रेबीज वाले कुत्ते पालेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपने पागल कुत्ते पाल लिए और उनको सिखा रहे हैं शू बेटा शू बेटा, तो अगर आपने अपने कुत्तों को रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगवाए और बल्कि रेबीज हो जाए वो वाला इंजेक्शन लगवा रखा है हर कुत्ते को, तो सर कल को वो कुत्ता आपको काटेगा। जो कि आज पाकिस्तान ने भी ऐसे ही रेबीज वाले कुत्ते पाले थे। आज पाकिस्तान का क्या हाल है, ट्रूडो साहब, आप गद्दारों की एक फौज अपने यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं, जो अपने देश के न हुए। आप बताइए ना, जो लोग अपने देश के वफादार नहीं हुए तो कनाडा के वफादार होंगे, आप बताइए। तो ये बात वो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था ना, हिलेरी क्लिंटन ने कहा था ना कि अगर आप बैकग्राउंड में, मतलब बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो और उम्मीद करेंगे काटे नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा था। ये एक अलग बात है। आई थिंक तो ये खालिस्तानियों के, तो ये बात खालिस्तानियों के संदर्भ में भी लागू होगी। हाँ, इसीलिए कई क्रिमिनल एक्टिविटीज भी, अब जैसे आपने हाउसिंग की बात बताई, वहाँ हाउसिंग क्राइसिस भी चल रहा है कनाडा में, और क्रिमिनल एक्टिविटीज की भी भरमार है, और कोई बहुत प्रोडक्टिव जनता नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि रिसर्च चल रहा है या कुछ भी है। तो जैसा आपने बताया, इकोनॉमी खराब है और काफी बुरे दिन आने वाले हैं कनाडा के। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जी सर, बाबा रामदास जी, थैंक यू सो मच, अपने समय दिया और हमको इतनी बेहतरीन जानकारी दी इस पूरे घटनाक्रम पर। और उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे इन वीडियो में आते रहेंगे, और इनसे संबंधित पंजाब, कनाडा और बाकी अन्य विषयों पर जिस पे आपकी महारत है उस पे आप हमको लाभान्वित करते रहेंगे। और दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू वेरी मच।